Hello dear students, in this video for the class plus 1 we will discuss about the topics named as errors and significant figures। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इन फ्यूचर फिजिक्स के अंदर भी काम आता है ये, तो इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम एरर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ एरर आ सकते हैं। एरर जो आपका है वो हो सकता है कि आपके सिस्टम के हिसाब से एरर हो। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि आपके सामने जो एरर आई है वो रैंडमली आई हुई हो। थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो हो सकता है कि आपके सामने जो एरर है वो आपकी ग्रॉस एरर भी हो सकती है। मतलब जब भी किसी क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें उसकी एक्यूरेसी के अंदर थोड़ी बहुत एरर आने के चांस रहते हैं। जो आज का हमारा ये टॉपिक होगा, इसके अंदर हमें यही पढ़ना है कि जो हमारे सामने एरर्स आ सकती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह की होती हैं। तो उसके जो टाइप हैं वो टाइप आपके सामने मैंने लिखे हैं। सिस्टम एरर हो सकता है, आपका रैंडम एरर हो सकता है, आपका ग्रॉस एरर हो सकता है। जो चीज़ें हमें इन एरर्स के अंदर पढ़ने को मिलेंगी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ओके। क्या पढ़ना होता है इसमें? मान के चलें कि जैसे हमारे सामने यहां पर एक डिस्टेंस है, क्लियर। इस डिस्टेंस को हमने एक मीटर स्केल से या सेंटीमीटर स्केल से या फुट स्केल से हमने इसको मेजर करने की कोशिश की, और किसी भी एरर की वजह से हर बार इसको जब काउंट किया गया, इसकी लेंथ को नापा गया, तो हमारे सामने अलग अलग वैल्यू आने लग रही है। मान के चलें आपकी पहली जो वैल्यू है, पहली बार जब आपने इसको मेजर किया तो आपकी वैल्यू A1 आ रही है, सेकंड पे आपकी A2 वैल्यू आ रही है, थर्ड पे आपकी A3 वैल्यू आ रही है, और इस तरह से हम इसको अलग अलग इसको सोल्व करते रहे और आप इसमें n रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, क्लियर। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे कि एब्सोल्यूट एरर हमारी कितनी है, मतलब इन सब के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी है। तो क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इनका मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? जितने भी आपके पास रिजल्ट हैं आप उन सभी रिजल्ट्स को जोड़िए, और जो आपके नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, आप नंबर ऑफ रिजल्ट से उसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये आपकी जो आपके पास रिजल्ट है ये उनकी मीन वैल्यू है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। अब इसके अंदर हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल सकते हैं? तो इंडिविजुअल तौर पे अगर हम देखें कि भाई पहले वाले रिजल्ट के हिसाब से आपकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, दूसरे वाले के हिसाब से कितनी है, तीसरे वाले के हिसाब से कितनी है, तो चलिए हम अब उसको सोल्व करते हैं। उसके लिए आपका आंसर क्या होगा? पहले वाले रिजल्ट में आपकी एब्सोल्यूट एरर कितनी हो सकती है उसको डेल्टा A1 से लिखा हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? AM, मतलब जो आपकी मीन वैल्यू आई है माइनस A1 जो आपने वैल्यू मेजर की हुई है। अगर डेल्टा A2 की बात हो, AM माइनस A2। अगर इसी प्रोसेस में अगर डेल्टा AN की बात चल रही हो तो AM माइनस AN। इस तरह से हम इसकी एब्सोल्यूट एरर के बारे में इंडिविजुअली हर रिजल्ट की एब्सोल्यूट एरर के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर इसी प्रोसेस के अंदर हम आगे चलें, सेकंड नंबर जो इसका है उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कि आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर आई है आपको उनका मीन निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा A मीन, क्योंकि आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर है आपने उसको डेल्टा A से लिखा हुआ है। अलग अलग रिजल्ट थे इसलिए उसका नाम A1 रख दिया, A2 रख दिया, और हम इस प्रोसेस को AN तक लेके चले गए हैं। लेकिन अगर हमें उसका मीन निकालना है तो उसको मैंने लिखा डेल्टा A मीन, और उसकी वैल्यू क्या होती है? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाई N। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें ऊपर वाले की तरह तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा A मीन इज इक्वल टू 1/n समेशन I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू n डेल्टा AI, और इसका मॉडुलस। देखिए, इसका मॉडुलस लगाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है?
क्योंकि जो आपके पास वैल्यू आई है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, जरूरी नहीं कि आपकी जो वैल्यू आई है वो सारी की सारी पॉजिटिव हो सकता है कि आपने यहाँ पर ऐसा रिजल्ट मेजर कर रखा हो जिसकी वैल्यू आपकी मीन वैल्यू से भी ज़्यादा हो। तो अगर मीन वैल्यू अगर छोटी पड़ जाती है और आपके मेजर वैल्यू जो है बड़ी हो जाती है, तो अगर उस दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है। लेकिन जब हम इसका मीन निकालते हैं उस टाइम पे हम इसको मॉडुलस में लिखते हैं, मतलब हमें सारी की सारी जो वैल्यू है वो हमें प्लस लिखनी पड़ती है, पॉजिटिव लिखनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? और जो रिजल्ट यहां से हमारे सामने निकल के आएगा उस रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा A मीन। जो रिजल्ट हमें फाइनली चाहिए वो रिजल्ट हमारा यहां से निकल जाता है कि A की जो वास्तविक जो इसका मैग्नीट्यूड जो इसका होना चाहिए था, रियल जो मैग्नीट्यूड इसका होना चाहिए था, जो हमारी गलती के कारण से नहीं आ पाया, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा A मीन। ओके, थर्ड जो इसका होता है एरर, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, या हम इसको बोल सकते हैं, इसका अगला नाम होता है फ्रैक्शनल एरर। दोनों तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए हम क्या, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा A इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन वैल्यू। अगर इसको लिखें, डेल्टा A मीन डिवाइड बाई AM। अगर हम इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब जो हमारी फ्रैक्शनल एरर आई है, अगर हम इसे ही परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आया हुआ है, डेल्टा A मीन डिवाइड बाई AM, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपके परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाती है। तो तीन तरह के एरर्स हमें सिस्टम, रैंडम और ग्रॉस एरर के अंदर पढ़ने को मिलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। और उसके बाद में इसी टॉपिक में एक टॉपिक और जुड़ के आता है, दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर। तो ये उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा जो हमारे सामने एरर्स हैं वो और भी कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने कई तरह के एरर्स हैं, सम, एरर इन सम, एरर इन सब्सट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन। एरर इन सम, एरर इन सब्सट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन। तो चलिए हम पहले वाले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोल्व करने का जो तरीका है वो एरर इन सम एंड एरर इन सब्सट्रैक्शन दोनों का लगभग सेम है। तो इनमें से मैं आपको एक करवा देता हूं, और इन दोनों का जो है सॉल्यूशन वो इन दोनों में से किसी एक का, क्योंकि अगर एक का आप निकाल सकते हैं तो उसी मेथड से आप दूसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज दैट वी हैव ए नंबर दैट इज इक्वल टू A प्लस B। एक नंबर हमने माना जिसका मैग्नीट्यूड, आपकी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर कर रखी है, उन दोनों के समेशन के बराबर है, A प्लस B। मान के चलें कि जो A है आपका, जो पहली क्वांटिटी का आपने मैग्नीट्यूड लिखा है, मान के चले उसके अंदर डेल्टा A का एरर है, और जो आपकी क्वांटिटी B है उसमें डेल्टा B का एरर है। देखिए, डेल्टा A और डेल्टा B के एरर होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि A के अंदर डेल्टा A जुड़ा हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि डेल्टा A के अंदर से घटा हुआ भी हो सकता है। सेकंड नंबर केस में ऐसी प्रोसेस में हम B में देखेंगे कि डेल्टा B के अंदर जोड़ भी सकते हैं, एरर आ रही है तो, और अगर और इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपकी जो नई टर्म यहां पे बनती है वो क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। देखिए, यहां पर मैंने x के साथ में भी प्लस माइनस डेल्टा x लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी नंबर वैल्यू A और B के अंदर एरर है तो इन दोनों के जोड़ के बराबर ही तो x है, तो कहीं ना कहीं x के अंदर भी एरर आ सकती है। इसलिए x में जो एरर थी उसको मैंने डेल्टा x के नाम से लिख दिया है। क्लियर? चलिए अब इसको सोल्व करते हैं।
एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। कुछ अलग से नहीं किया, जो टर्म है उनको आगे पीछे लिख लिया है। जो यहां पर हमारा बी था, इस बी को मैं ए के साथ में लिख देता हूं, और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, इन दोनों को अलग से लिख दिया है। ओके, अब ऊपर वाली टर्म से जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से हमें क्या देखने को मिला कि भाई x की वैल्यू तो a प्लस बी के बराबर है, तो क्या यहां पर हम a प्लस बी की जगह x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। आप इस x को अगर इस साइड में लेके आते हैं तो यहां पर ये प्लस का इस लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का हो जाएगा। x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से ये x 0 हो गया। आपके पास आंसर क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा x बराबर है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये आपका आंसर बन जाता है यहां आने के बाद में। क्लियर? ये जो होगा हमारे पास आंसर बन जाता है। या आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है डेल्टा एक्स की, जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपके सामने 4 पॉसिबल वैल्यू बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? एक बार तो आप इसको प्लस माइनस लें, 2 वैल्यू आपके सामने आ जाती हैं। एक बार आप इसको प्लस माइनस ले, 2 वैल्यू और आ जाती हैं। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, 2 वैल्यू आ गई। एक बार इसको प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, 2 वैल्यू यहां से आ गई। तो जो पॉसिबल केस हमारे सामने है वो 4 पॉसिबल केस बनते हैं। यहां पर 4 पॉसिबल केस ऑफ एरर यहां से हमारे सामने ये बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सब्सट्रैक्शन का अगर हम करेंगे, सब्सट्रैक्शन वाला, तो उसके अंदर कोई चेंजमेंट आपको नहीं करना है, सिर्फ ये करना है x इज इक्वल टू a माइनस बी। अगर इसके अंदर एरर है, इसके अंदर एरर आई हुई है, तो इसके अंदर भी एरर होगी। आपकी क्वेश्चन बनेगी x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अपने फैक्टर्स जो हैं इनको इकट्ठा कर लीजिए और आपका आंसर इसी तरह का निकल जाता है। और इसी जो आपके सब्सट्रैक्शन वाला है, इसके भी आपके सामने 4 पॉसिबल केस आसानी से बन जाते हैं। क्लियर? चलिए अगली टर्म हम करते हैं, जिसको नाम दिया गया एरर इन द मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन, दोनों में से कोई एक करना है तो मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं। इसको प्रोडक्ट भी लिखा होता है, कई जगह पे मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा होता, प्रोडक्ट लिखा होता है। तो यहां पर हम सिंपल लिख देते हैं एरर इन प्रोडक्ट। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ध्यान से देखें। x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b। मान के चले x कोई नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड कोई दो नंबर a और b दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। लेकिन अगर a और b के अंदर आपकी एरर है तो कैसे करेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? जो आपकी पहली इक्वेशन है, यहां से हम x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, इस टर्म के अंदर से a कॉमन लेते हैं, a 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई, यहां इस टर्म के अंदर से b कॉमन लेते हैं, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। x 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू a b 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। देखिए ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है? ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि ए बी की दोनों की जो ए और बी दोनों की जो प्रोडक्ट है वो तो x के इक्वल है, तो दोनों साइड से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, यहां पर आपके सामने जो 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं हम इनको सोल्व आउट कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a इंटू डेल्टा b डिवाइड बाई b।
जो सिंपली हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं जब दो नंबर आपस में प्लस या माइनस हो ब्रैकेट के अंदर, तो उसी तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है। पहले इसकी मल्टीप्लाई एक की मल्टीप्लाई एक के साथ में, उसके बाद इसके साथ में, फिर इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं इस साइड में और इसकी यहाँ पे करवाते हैं, और ये टर्म आपके सामने निकल के आ जाती है। ओके, अगर आप एक को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका एक प्लस का है तो प्लस माइनस आपस में जीरो हो जाएगा। ये क्या वैल्यू बचती है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए एंड डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। ये आपके सामने आंसर बचा है। अगर आपके डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम हो एंड डेल्टा बी डिवाइड बाई बी अगर इसके मैग्नीट्यूड को भी कम माने, तो जब कोई दो टर्म ऐसी हो जो जिनकी प्रोडक्ट या जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल कम हो तो उनकी प्रोडक्ट भी बिल्कुल कम ही होगी। फॉर एग्जांपल डेल्टा ए डिवाइड बाई ए को हमने 0.1 मान लिया और जो डेल्टा बी डिवाइड बाई वी है इसको हमने मान लिया 0.2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे सामने आंसर आ रहा है 0.02 एंड वी नो दैट 0.02 इज मच लेस देन 0.1 एंड 0.2। सो द प्रोडक्ट ऑफ delta a divided by a and delta b divided by b can be neglected because their product is very small। तो इसको हम छोड़ सकते हैं। आपके सामने नई इक्वेशन क्या बन के आती है यहाँ से, प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। यहां पर भी आपके सामने चार पॉसिबल केस बनते हैं। चार पॉसिबल केस मतलब या तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो सकती हैं, या ये दोनों टर्म नेगेटिव हो सकती हैं, या फिर पहले वाली पॉजिटिव दूसरे वाली नेगेटिव, या फिर पहले वाली नेगेटिव और दूसरे वाली पॉजिटिव। जैसे ऊपर बने थे वैसे ही इसके भी चार पॉसिबल केस बन सकते हैं। क्लियर? ये आपका एरर इन प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है। एरर इन डिवीजन आपको खुद से करना है। जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब इसके बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन होती है द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ऐसी डिजिट्स के नंबर आपको बताने हैं जो जिनके अंदर कुछ नंबर तो ऐसे हो जो रिलायबल हो। रिलायबल होने का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी वैल्यू सर्टेन हो, जिनकी वैल्यू के ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं होता हो। और प्लस में क्या रखा है, फर्स्ट और अनसर्टेन डिजिट्स। फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स का मतलब है कि ऐसी कोई डिजिट जिसके बारे में आपको अच्छे से नहीं पता है, जिसकी फिक्स वैल्यू आपको नहीं पता है। अगर आप दोबारा से उसी चीज को मेजर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो टर्म आपके सामने आए ही ना, उसकी जगह पे कोई और आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके कुछ रूल होते हैं कि आपको किसी भी टर्म में जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनके बारे में पता कैसे लगाएं, मतलब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बारे में पता करते हैं। जो पहला इसका रूल है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं साथ साथ इसमें आपको एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट क्या है। जैसे मान के चले हमारे सामने x की एक वैल्यू है 7349 7349। अगर कोई इसमें आपसे पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स कितने हैं, तो देखिए इसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि जीरो हो। और मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें देखिए डिजिट कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितनी है, उनकी नंबर ऑफ फोर्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 3 2 1 9। अगर कोई आपसे पूछे कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो देखिए क्या यहां पर कोई ऐसी डिजिट है जो जीरो हो, एक भी नहीं है ना, तो इनको काउंट कर लीजिए
1 2 3 4 एंड 5, तो आपके जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितनी हो जाती हैं, यहां से 5 हो जाती हैं। ओके, सेकंड नंबर जो इसका रूल है, ऑल जीरो occurring between two नॉन जीरो डिजिट्स। जीरो आपकी हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिखा 40,021, ऊपर वाली टर्म में हमने कोई भी जीरो नहीं लिया था, कोई भी डिजिट ऐसी नहीं थी जो जीरो हो। नीचे वाले जो सेकंड नंबर रूल है उसके अंदर हमने 2 डिजिट ले रखी जो जीरो हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो रूल बना रखा है इसका, ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। जैसे देखिए ये जीरो है, आपकी डिजिट्स 2 हैं, लेकिन ये दोनों आपकी नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 4 और 2 इन दोनों के बीच में आई हुई हैं, तो हम ये जो 2 जीरो हमारे बीच में आई हुई हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानी जाएंगी। अगर ऐसा हो जाए कि आप इस टर्म को ऐसे लिखें, तो इस कंडीशन के अंदर पीछे वाली जो 2 डिजिट्स हैं जो कि दोनों की दोनों जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर काउंट नहीं की जाती। वजह, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स हैं ये आपकी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है। तो ऐसी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती हो वो सिग्निफिकेंट डिजिट मानी जाएंगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएंगी। ओके, एक नंबर और दे रखा है 1.0809। यहां पर क्या देखेंगे, आपकी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आई हुई है। अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो उस कंडीशन में आपकी जो जीरो होंगी उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है तो उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। ओके, रूल नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अब रूल नंबर 3 है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। नंबर लेस देन 1, ये जो रूल बना हुआ है ये सिर्फ ऐसे नंबर के लिए बना हुआ है जिस नंबर का मैग्नीट्यूड आपका 1 से कम हो। जैसे कि मैं लिख दूं एग्जांपल 0.0479। एज वी नो दैट द नंबर दैट इज रिटन ऑन द पेज 0.0479 इज लेस देन 1। इन दैट कंडीशन what will be your answer? Your answer will be the zero that are right on the decimal and the zero that are left on the decimal are non-significant digits। और कंडीशन ये है कि अगर आपका नंबर है वो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा होने का मतलब है कि यहां तो 1 आ नहीं सकता, ना यहां पर 2 आ सकता है, ना 1 से लेकर 9 तक की कोई वैल्यू तो यहां ही नहीं सकती, क्योंकि जो रूल बना हुआ है उसी के अंदर पहली लाइन लिखी हुई है, इफ योर नंबर इज लेस देन 1, in that condition the zero that is right on the decimal and the zero that is left on the decimal is known as the not significant digit। ओके, इसके अलावा एक नंबर हम चलिए और लिखते हैं इसी तरह का, नंबर लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, एक बार उसको करके देखते हैं। 0.005704, यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर भी 1 से छोटा है, लेकिन इसकी जो 3 जीरो यहां पर हैं, 1 जीरो तो आपकी डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड और 2 जीरो आपकी डेसिमल से राइट हैंड साइड, इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। लेकिन यहां पर ये वाले जो जीरो है इसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। वजह, क्योंकि ऊपर वाले रूल में पढ़ के आए हैं, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसी सारी की सारी जीरो
जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं वो नेचर से सिग्निफिकेंट है, उनकी काउंटिंग डिजिट्स बताएं, सिग्निफिकेंट डिजिट जब बताएंगे तो उनकी काउंटिंग होगी, अदरवाइज जो बाकी बच जाती है उनकी नहीं होगी। ओके, फोर्थ नंबर पे, एनी नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, एनी नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट टर्मिनल जीरो, और इसको हम बोल सकते हैं ट्रेलिंग जीरो, मतलब जो लास्ट में हो, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसा कोई नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, अगर उस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसके लास्ट की जो डिजिट होंगी, बिल्कुल लास्ट की जो डिजिट, उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था 42,100 मैंने लिखा था, क्या इस नंबर के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट था? नहीं था, इसलिए मैंने इनकी जो पीछे वाली 2 डिजिट्स हैं इनको मैंने छोड़ दिया था, मतलब इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना था। क्लियर? तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और उसमें लास्ट में अगर जीरो आई हुई है तो वो जो आपकी जीरो होंगी वो नेचर से सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले दूं 4710, 4710, यहां पर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। आप देखें कि क्या इस नंबर में कहीं पर कोई डेसिमल पॉइंट है? नहीं है। और ये नंबर आपका खत्म किससे हो रहा है? मतलब इसमें यूनिट वाला नंबर क्या है? जीरो है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। अगर मान के चलें मैं यहां पर 1 लाख लिख देता हूं, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर कोई मेरे से पूछे कि इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है इसमें, तो मेरा आंसर 1 ही रहेगा। वजह, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है कि जिस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और लास्ट में जो है, लास्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है, मतलब 1 के बाद में यूनिट, 100, 1000, 10 यूनिट, 100, 1000, 10,000, लाख, जितने भी डिजिट लिखी हुई है वो सारे के सारे जीरो के पॉइंट, वो सारे के सारे जीरो हैं, तो इनको मैं सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानता हूं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4। ओके, अगर हम करें रूल नंबर 5 के बारे में बात, तो वो इससे पहले वाले से अपोजिट होता है। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट हो और डेसिमल पॉइंट आने के बाद में जो आपकी ट्रेलिंग जीरो है, जो टर्मिनेटिंग जीरो है, उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 4.710, 4.710, तो इस कंडीशन में यहां पर इस नंबर में पॉइंट आया हुआ है, पॉइंट के बाद में जो नंबर लिखा हुआ है उसके सबसे लास्ट में, मतलब ट्रेलिंग में, उसके टर्मिनेटिंग पॉइंट के ऊपर जीरो है, तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा। मतलब ये तो हो गए, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे 4 हैं, इसके अंदर हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट 3 ही है और इसके अंदर ये 1 ही था। ये इसमें हल्का सा एक चेंजमेंट। ओके, इसके बाद में और करते हैं, जैसे रूल नंबर 5 पे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वांटिटी है जो कि मीटर किलोग्राम सेकंड में है, मतलब एमकेएस, जिसको मैसाई सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर है। अगर आप एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम के अंदर आपकी यूनिट का कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं डिस्टेंस की 1 मीटर, 1 मीटर की बात करते हैं। अब 1 मीटर के अंदर तो सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही है, मैंने 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 100 सेंटीमीटर के अंदर भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 1 ही तो है, क्योंकि
ऐसा कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता, उसमें ट्रेलिंग या टर्मिनेटिंग जो जीरो हैं वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। अगर मैं इस 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 मीटर मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं। लेकिन क्या 1 मीटर से मिलीमीटर में आने के बाद में मेरी सिग्निफिकेंट डिजिट पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। यहां पर भी आपकी जो ट्रेलिंग और टर्मिनेटिंग जीरो है इनको छोड़ दिया जाएगा और जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो केवल आपकी एक ही माने जाएगी। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं उस कंडीशन के अंदर आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जो नंबर हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थे आपके कुछ रूल, जो 5 रूल हैं आपके सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही बार बार रिपीट होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर स्कूल की जो आपकी ऐप है उस पर भी आपका प्रॉब्लम असाइनमेंट बना के भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू।